जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, युवा से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में जैसे जैसे भी हम प्रवेश करते जाएं, प्रभु के लिए नित्य निरंतर हमें समय बढ़ाते चले जाना चाहिए। जितना जितना प्रभु के लिए हम अपने जीवन में समय बढ़ाएंगे, उतने उतने हम प्रभु के समीप पहुंचते चले जाएंगे। जीवन में अविलंब भक्ति का सहारा लेकर प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इसलिए जीवन निर्वाह की आवश्यकता के लिए जो जरूरी है वो करते हुए, वो बहुत सीमित दुनियादारी रखते हुए बाकी सारा समय प्रभु की भक्ति करके प्रभु को अर्पण करना चाहिए। और ऐसा करने वाला ही अपना मानव जीवन सफल कर पाता है। क्योंकि सही मायने में संगत जी, जिस दिन से हम ईश्वर भक्ति करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, वहीं से हमारा असली मायने में जीवन शुरू होता है। जीवन का असली मायना क्या है, हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु जी की शरण प्राप्त हुई है। इसलिए संगत जी, सही मायने में जो जीवन है वो तभी से स्टार्ट होता है जब से आप गुरु भक्ति करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं। और गुरु जी ने हमें भक्ति का जो रास्ता दिखाया है वो सत्संग के माध्यम से दिखाया है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने और गुरु जी की ढेरों असीम कृपाएं प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत है, पुरानी संगत है, डोली नारंग आंटी। आज हम डोली नारंग आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी और सारी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे हर बार यही लगता है कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम बार बार गुरु जी का सत्संग करते हैं। गुरु जी कई बार अपनी संगत को बार बार उठाते थे सत्संग सुनाने के लिए और एक ही सत्संग कई बार सुनवाते थे। तो शायद वो उस सत्संग के माध्यम से या जो मैं आज करने जा रही हूँ इस सत्संग के माध्यम से अपनी और भी संगत का कल्याण करना चाहते हैं, उनके और भी कई सारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी कि हम सभी का गुरु जी के साथ एक सोल का कनेक्शन, एक आत्मा का कनेक्शन है जो इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मांतर का है। एंड संगत जी, वी आर ऑल वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम गुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हैं। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ फिजिकल फॉर्म में जर्नी 1995 में शुरू हुई जब गुरु जी जालंधर मंदिर में होते थे और हम भी किसी न किसी के थ्रू वहाँ गुरु जी के पास मंदिर में पहुंचे। और 1995 के दौरान उस समय गुरु जी के पास बहुत कम संगत जाया करती थी और एक ड्राइंग रूम में जितने संगत आ जाया करती थी 30-40 एटमोस्ट 50, बस उतनी संगत जाया करती थी। और सबसे पहले वहाँ पर गुरु जी के पास मेरे एल्डर ब्रदर गए अपने फ्रेंड के साथ। और संगत जी, गुरु जी उस समय बहुत समय दिया करते थे संगत को। सुबह 11 बजे बैठ जाया करते थे गुरु जी मंदिर में और रात की 1-2 बजे तक बैठे रहते थे। और संगत जी, जो भी नई संगत वहाँ जाया करती थी तो संगत जी उस समय गुरु जी के पास एक छोटी सी डायरी हुआ करती थी। तो मुझे तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, पर जो भी नई संगत वहाँ जाया करती थी वो डायरी वो उन्हें दे देते थे और कहते थे कि आप अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर इसमें लिख दो। और संगत जी, मुझे नहीं पता कितनी बार हमने अपना नाम, पता, एड्रेस और फोन नंबर उस डायरी में लिखा है। तो जब मेरे भाई गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने उनसे पूछा कि आपकी मम्मी पापा का, आपकी मम्मी डैडी का क्या नाम है। तो मेरे ब्रदर ने मम्मी पापा का नाम बता दिया। तो गुरु जी ने कहा कि उन्हें लेकर आओ। तो ब्रदर ने कहा ठीक है। लेकिन संगत जी, आप जानते हो कि हम लोग सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं और सिख फैमिली में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब को ही सब लोग मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही हम मत्था टेकते हैं। किसी आइडल को हम नहीं मानते, किसी लिविंग गॉड को हम नहीं मानते।
तो संगत जी, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर माई ब्रदर टू कन्विंस माई पेरेंट्स। मेरे ब्रदर ने एक बार मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश की कि मम्मी मैं जालंधर में जाता हूँ गुरुजी के पास, तो वो आपको वहाँ बुला रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई महापुरुष है और उनसे आशीर्वाद लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से मम्मी डैडी का वहाँ जाना हुआ। और संगत जी, मेरे डैडी बहुत सिंपल व्यक्ति थे एंड ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज थॉट कि वो किसी की बात में आने वालों में से नहीं थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, क्या सही और क्या गलत है। और जैसे ही मम्मी पापा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने तो एकदम से मम्मी पापा को पहचान लिया। तो जैसे ही डैडी ने गुरुजी को देखा और बोले कि अरे ये तो हमारे सेक्रेटरीट ऑफिस में आया करते थे। और डैडी गुरुजी से 1984 में मिले थे सेक्रेटरीट में। तो डैडी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने तो आपको देखा है, और कहने लगे कि आप तो वहाँ आते थे। तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं तो इसको भी जानता हूँ, मैं तो उसको भी जानता हूँ, ऐसे गुरुजी बताने लगे। और किसी एक व्यक्ति का नाम लिया गुरुजी ने और पूछा कि उनका क्या हाल है। तो मेरे डैडी ने कहा कि गुरुजी वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। और बस इस तरीके से गुरुजी और डैडी की बातें शुरू हो गई। और संगत जी, ये कन्वर्सेशन चलता रहा और गुरुजी ने हवा में एक डिवाइन प्रसाद प्रकट करा और उन्होंने डैडी को बुलाया और गुरुजी ने बहुत बड़ा सा एक पिन्नी प्रसाद डैडी के हाथ में रख दिया। और संगत जी, वो प्रसाद इतना गर्म था कि डैडी बताते थे कि वो कभी एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से अगले हाथ में वो प्रसाद को बदल रहे थे ताकि ज्यादा गर्म न लगे। और उस प्रसाद में खुशबू कूट कूट के भरी हुई थी। और गुरुजी ने कहा मेरे डैडी को कि आप आधा प्रसाद तो संगत में बांट दीजिए और आधा आप रख लीजिए। और ये भी कहा जब कोई परेशानी में हो, दुखी हो, मुसीबत में हो तो जरूर ये प्रसाद खिलाना और खाना। तो फिर गुरुजी ने उसके बाद डैडी से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो डैडी ने सभी के नाम बताए और अचानक से गुरुजी बोलते हैं डैडी को कि डोली को बुलाओ। तो डैडी ने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं उसको बोलूंगा आने के लिए। और इसके बाद संगत जी, मम्मी डैडी का तो वहाँ पर रेगुलर आना जाना शुरू हो गया गुरुजी के पास। और मम्मी डैडी रेगुलर जाने लगे और गुरुजी भी अपने साथ कभी पंजाब ले गए, कभी हरियाणा ले गए, कभी डुगरी ले गए, कभी जालंधर ले गए, अपने साथ ले जाया करते थे। और जितनी बार भी मम्मी डैडी गुरुजी के साथ जाया करते थे, हमेशा गुरुजी यही बोला करते थे कि डॉली को बुलाओ, डॉली को बुलाओ। आपको मैं बता दूं संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड न्यूज़ रीड करने का काम करते थे और उन्हें लिखकर देना पड़ता था कि मैं इन तारीखों को यहाँ पर नहीं अवेलेबल हो पाऊंगा। तो हमने सोचा कि जब कभी भी उस तरफ जाएंगे तो हम वहाँ पर गुरुजी से मिल लेंगे। लेकिन जब गुरुजी ने बार बार बुलाना शुरू कर दिया तो एक दिन मम्मी ने बड़े एम्बेरसमेंट के साथ गुरुजी को कहा कि गुरुजी हम तो बुला बुला के थक गए हैं, ऐसा करो कि आप ही उन्हें बुला लो। और बस इट वॉज अ हिट। अब तो गुरुजी ने ही विचार हमारे मन में डाल दिया। अब हमारे मन में जब विचार आया तो हमने सोच लिया कि गुरुजी के पास जाना है दर्शन करने के लिए। और हमने अपना प्लान बनाया और हम गुरुजी के पास जालंधर पहुंच गए। तो हम लोग ट्रेन से गए और मम्मी डैडी ने बोला था कि आप लोग ट्रेन से आ जाना और हम लोग आपको गुरुजी के पास जालंधर ले जाएंगे। और फिर जब हम लोग वहाँ गुरुजी के पास पहुंचे मंदिर में तो तब तक गुरुजी बाहर नहीं आए थे और शायद 11 बज चुके थे और मुझे उस समय बहुत पानी की प्यास लग रही थी। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो मम्मी ने कहा कि चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, किचन से पी कर आते हैं। तो मैंने कहा कि मम्मी आप नीचे बैठ गए हो, आप कहाँ वापस जाओगे, आप मुझे बता दो, मैं किचन से पी आती हूँ। तो मैं किचन तक पहुंची, मैंने किचन से जल प्रसाद पिया और जैसे मैं बाहर आई तो लॉबी में मैंने देखा कि गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए और गुरुजी से मेरा आमना सामना हुआ और उस समय वहाँ और कोई नहीं था। तो मैंने गुरुजी के पाँव छुए और जैसे पाँव छुए गुरुजी ने मुझे देखकर कहा कि डोली आ गई तू। एंड संगत जी, आई वॉज स्टन्ड। मुझे यही लगा कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं ही डोली हूँ, क्योंकि संगत जी उस समय कोई भी मेरे साथ नहीं था, ना मम्मी मेरे साथ थी, ना डैडी मेरे साथ थे, ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। और फिर इसके बाद मैं अंदर जा करके बैठ गई। तो फिर मम्मी ने कहा गुरुजी को कि गुरुजी ये डोली शम्मी आ गए। तो गुरुजी कहते हैं हाँ मैनू पता है, और कहते हैं मुझे देखकर कि बड़ी चंगी कुड़ी है, और मुझे देखकर स्माइल करने लगे। और बस ऐसी बातें होने लगी। इतने में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि तुसी की करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं दूरदर्शन में न्यूज पढ़ता हूँ। और जैसे ही गुरुजी ने सुना कि न्यूज रीड करते हैं तो बस गुरुजी जनरल क्वेश्चंस पूछने लगे, करंट अफेयर्स पे, करंट न्यूज पर, इस प्रकार से क्वेश्चंस उनकी चर्चाएं चलने लगी। और फिर गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा कि ये क्या करती है। तो इन लोगों ने बताया कि गुरुजी ये गाती है। तो गुरुजी कहते कि अच्छा तो चल फिर सुना दे कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो अपनी कोई डायरी नहीं लेकर आई हूँ जिसमें मेरे शब्द और भजन है और मुझे पूरे याद नहीं है। तो गुरुजी कहते कि कोई बात नहीं, जितना आता है उतना
सुना दे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कोई ब्रीफकेस दे दीजिए क्योंकि बहुत अच्छी बीट देते हैं वो जब भी मैं गाती हूँ। तो कहीं से ब्रीफकेस आ गया और मैंने फिर गाना स्टार्ट किया। मैंने शब्द गाया, उसका एक अंतरा गाया और आधे आधे करके मैंने शब्द गाना शुरू कर दिए। एंड गुरुजी केप्ट ऑन सेइंग और सुना दे और सुना दे। तो बस लास्ट में मैंने फिर बोला कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बार बार बोले जा रहे थे कि और सुना दे और सुना दे। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मुझे सिर्फ फिल्मी गाने ही आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं क्या वही सुना दे। मैंने गाना गाया कि तू ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा हो, और बस इस प्रकार से गाना गाया। और अब तो अब सब जानते हैं संगत जी कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव है। बस इस प्रकार से ये सब चर्चा हुई। और संगत जी मेरे मन में एक बात थी जो मैं गुरुजी को नहीं बताना चाहती थी, वो ये है कि आई हैव फाइब्रोइड्स इन माई यूट्रस। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप जल्द से जल्द अपनी फैमिली प्लानिंग पूरी कर लो क्योंकि आपकी यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं। तो जब मैं गुरुजी के वहाँ पास में बैठी तो गुरुजी ने बात ही बात में मुझसे निकला ही लिया कि गुरुजी मुझे फाइब्रोइड्स हैं। तो मुझे कहते हैं गुरुजी अच्छा तो चल मैं तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ। तो अब तो मैं टेंशन में, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये तो डॉक्टर भी नहीं, अब ये क्या करेंगे मेरा। तो गुरुजी कहते हैं कि आप 51 रुपीज के पान के पत्ते मंगवा लो। और बस हमने पान के पत्ते मंगवा लिए। तो गुरुजी ने कहा कि अंदर रूम में चली जाओ। और संगत जी जब मैं रूम में गई तो वहां पर ऑलरेडी 2 से 3 संगत आंटियां खड़ी हुई थी और मैं पलंग पर जाकर के लेट गई। और गुरुजी जब अंदर आए तो उनके हाथ में एक लंबा सा एक बड़ा सा स्पून था। फिर गुरुजी ने मुझे स्पून से टच किया और एक जगह पे मुझे प्रेस किया तो मुझे बहुत दर्द भी हुआ। और पूछते जा रहे थे कि इधर दर्द है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। और गुरुजी ने फिर वो सारे पान के पत्ते हॉरिजॉन्टली मेरे स्टमक पे फैला दिए। और फिर बाद में मुझे कहते हैं कि चल तेरा ऑपरेशन हो गया। और संगत जी आई डोंट बिलीव कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो मेरे मन में आया भी कि अरे ऐसे ऑपरेशन थोड़ी ना होते हैं। तो आई सेड ठीक है, ऐसा कुछ इसमें बुराई तो है नहीं, कुछ चला तो नहीं जाएगा, ठीक है जो हुआ सो ठीक है। और उसके बाद संगत जी हमारा आना जाना शुरू हो गया, प्रोबेबली वंस इन ए मंथ। और संगत जी जब हम फिर से गुरुजी के पास बैठे तो गुरुजी ने मुझे देखकर यही कहा कि तुम्हारा फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। और संगत जी गुरुजी ने वो सेम प्रोसेस मेरे साथ रिपीट की। और मेरे साथ ये प्रोसेस करने के बाद मुझे बोलते हैं कि चल बाहर आ जा जहाँ तू वॉक करती है। तो मैं बाहर आ गई संगत जी। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि हो गया तेरा ऑपरेशन और देख मैंने तेरे को 16 साल की लड़की बना दिया। और कहा कि जा करके अल्ट्रासाउंड करवा ले। और जो पान के पत्ते हैं संगत जी वो हमें कोई भी बहते हुए पानी में प्रवाह करने होते थे। उसके बावजूद भी संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव नो प्रॉब्लम। और उसके बाद संगत जी जब भी हम गुरुजी के पास जाते थे ही ऑलवेज आस्क्ड मी कि तुमने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मैंने तो नहीं करवाया अल्ट्रासाउंड। तो बस एनीवे गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। हम वहाँ जाते थे, बैठते थे, लंगर करते थे और आ जाते थे। तो एक आध बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम नहीं जाओगी घर, तुम यहीं रहोगी अभी। और ऐसे ही गुरुजी ने हमें ऐसा बोल करके किसी संगत के घर भेजा जिन्होंने हमारी बहुत बहुत सेवा की। तो ऐसे संगत जी पूरे संगत परिवार को ऐसे जोड़ के रखा करते थे, सब में बहुत प्यार से हैंडल किया करते थे। और एक बात और मुझे याद है, जैसे हमने गुरुजी से छुट्टी ली और गुरुजी हमें छुट्टी देते थे बहुत लेट रात में, तो गुरुजी अपनी आदत के अनुसार ऐसे बोला करते थे कि चलो जलंधर वाले चलो, चलो पटियाला वाले चलो। इस प्रकार से वो ऐसे आवाज लगाया करते थे। तो जितने भी जलंधर वाले लोग हुआ करते थे वो एक साथ जलंधर जाया करते थे। तो इस प्रकार से वो बार बार आवाज लगाया करते थे। और जब हमने गुरुजी से आज्ञा ली जाने के लिए तो गुरुजी ने हमें बोला कि कल सुबह फिर आ जाना, अपन ना दिल्ली जा रहे हैं। एंड नाउ संगत जी अगर आप सोचे आप जलंधर से चंडीगढ़ जा रहे हो, फिर चंडीगढ़ से फिर जलंधर आओगे और फिर जलंधर से फिर दिल्ली आओगे। फिर मेरे माइंड में थोड़ी रीजनिंग चलने लगी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हम तो फिर अम्बाला में ही मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप चंडीगढ़ से भी वहाँ आ सकते हो और जलंधर से भी वहाँ आ जाना। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम इधर ही आ जाना। एंड कैन यू इमेजिन संगत जी हम आधी रात को चंडीगढ़ पहुंचते हैं एंड नेक्स्ट डे ही सेड कि सुबह 8 बजे भी आ जाना। और पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी थी, जो एनर्जी थी वो गुरुजी से ही थी। तो हम वहां से चंडीगढ़ से चल के गुरुजी के पास 8 बजे पहुंच गए और फिर वहां से हम चल देते हैं दिल्ली के लिए। और इस पूरी ट्रैवलिंग में संगत जी हमें कोई थकावट नहीं हो रही। और गुरुजी की तो कार जब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो उड़ रही है, इतनी फास्ट गुरुजी की कार ड्राइव होती थी। और हम बस ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए दिल्ली पहुंचे। और रास्ते में करुणा लेक आती है तो हम वहाँ रुके, हमने वहां पर बैठा, नाश्ता पानी किया। तो बस इस प्रकार से संगत जी हम खूब सारी मस्ती करते हुए गुरुजी के साथ दिल्ली पहुंच गए। और फिर वहां पहुंचकर गुरुजी कहते हैं कि हम लोग अब जो है एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं। और ये जो शादी थी वो नॉर्थ दिल्ली में थी। तो गुरुजी
कहते हैं कि तुम तो शादी में तैयार होकर आ जाओ। तो हमने कहा कि गुरुजी हम तो कोई कपड़े ही नहीं लाए। आप इमेजिन कर सकते हो संगत जी, वहां से हम फिर ड्राइव करके अपने घर गए, कपड़े लेकर आए, चेंज किया और फिर हमने शादी अटेंड की। और ये सारी गुरुजी की कृपा थी, माया थी। और संगत जी गुरुजी की ही कृपा थी, माया थी कि आपको कहां से कहां घुमा दिया। और सुंदर सुंदर चोले पहनकर गुरुजी ने हमें भ्रमित किया। और संगत जी गुरुजी तो बहुत बहुत ऊंची चीज हैं। और संगत जी गुरुजी का एक नूर था जो हम सबके चेहरे पर चमकता था। और आज भी देखिए संगत जी, जब भी हम गुरुजी का नाम लेते हैं, गुरुजी की बात करते हैं, तो हम सबका चेहरा चमक उठता है। तो संगत जी ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ बुक्स देख रही थी, तो ऐसे कुछ लाइन आई, कुछ गुरबानी में से लाइन आई। तो उसमें क्या है संगत जी कि दो सखियां आपस में बात कर रही हैं। तो लाइन ये है संगत जी कि कवन बनी है तेरी लाली, कवन रंग तू पाई गुलाली। अर्थ इसका ये है कि हे सखी, तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पर लाली कैसी आई है और किस रंग की बरकत से तू सुंदर गहरे रंग की बन रही है, और किसकी वजह से तेरे चेहरे पर नूर है और हर रंग तुझ पे जचता है। और ये रूप अब इस वजह से है कि हम सब पर गुरुजी की असीम कृपा है। हम संतुष्ट हैं और गुरुजी ने हमें अपने घर में बरकत दी है। और वास्तव में ये गुरुजी का प्यार है, ये गुरुजी का नूर है जो हमें सब में झलकता है। एंड संगत जी वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे ऊपर गुरुजी की इतनी असीम कृपा है। तो एक बार गुरुजी ने मेरी भाभी को बोला कि मैं डोली को ज्ञान देना चाहता हूँ और वो इधर उधर भटकती रहती है। गुरुजी हमें वास्तविक ज्ञान देना चाहते थे जीवन का, और हम इधर उधर की बातों में ही लगे रहे। और अब लगता है कि हम लोग बहुत मूर्ख थे जो हमने गुरुजी की बात समझी नहीं, उनका इशारा समझा नहीं। संगत जी एक बार गुरुजी संगत के साथ जालंधर से चंडीगढ़ आ रहे थे और काफी लेट टाइम हो गया था और उन्हें लगा कि संगत को तो भूख लगी होगी। और संगत जी जो इतनी बड़ी संगत गुरुजी के साथ चल रही थी, तो गुरुजी ने बीच रास्ते में संगत को रोक दिया कि हम यहाँ पर लंगर करेंगे। और ढाबे वाला भी बहुत खुश हो गया कि मेरे पास इतनी संगत आ गई, और फटाफट उस ढाबे वाले ने चारपाई डाल दी, सबके लिए लंगर लगा दिया। और उस ढाबे वाले ने इतना स्वाद लंगर बनाया संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। और बस फिर गुरुजी इसी प्रकार से चंडीगढ़ आते रहे, जालंधर आते रहे, दिल्ली आते रहे। और इसी बीच वो मुझसे एक क्वेश्चन बराबर पूछते रहे कि तुमने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवाया या नहीं। और अब गुरुजी चाहते थे कि मैं एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवाऊं। और एक दिन संगत जी मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मुझे लगने लगा कि अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और मैंने कहा डॉक्टर को कि डॉक्टर मुझे काफी सारी प्रॉब्लम है और मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और मैंने ये भी बता दिया कि मुझे फाइब्रॉइड्स हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फाइंड किया और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और डॉक्टर मुझे कहने लगे कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है, आपका यूट्रस क्लियर है और उसमें कोई फाइब्रॉइड्स नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इससे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई। मैंने कहा कि गुरुजी मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर गुरुजी बोले कि देखा मैंने कर दिया ना तेरा ठीक सब। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी वहां पर शब्द कीर्तन हो जाया करता था और गुरुजी फिर गाने वाने लगवा दिया करते थे। और ऐसे ही इसी बीच में गुरुजी संगत को खड़ा करके बोलते थे कि चल सुना दे अपना सत्संग। तो इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे लास्ट में ये बोला कि तुझे तेरे डॉक्टर ने ठीक नहीं किया है, तुझे तेरे गुरुजी ने ठीक किया है। और संगत जी मेरा ये जो सत्संग है जो गुरुजी के दरबार में हुआ, गुरुजी ने मुझे भी कई बार खड़ा किया और बोला कि तू अपना सत्संग शुरू से सुना। और संगत जी की जितनी बार भी मैं सत्संग सुनाती थी, हर एक संगत को किसी न किसी संगत के लिए ये उनके लिए एक जवाब होता है। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी का अपना एक तरीका है सारी संगत को अपने सवालों के जवाब देने का। तो तब मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरुजी क्यों बोलते हैं बार बार एक ही एक सत्संग सुनाने को, क्योंकि गुरुजी इसके माध्यम से लोगों के कष्ट काटना चाहते थे, लोगों को जवाब देना चाहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला होता है। और संगत जी गुरुजी की इस कृपा के बाद मुझे लगभग 22 सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो उसी ईयर एंड में मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। एंड धीरे धीरे मैं एक स्टेज पर आ गई और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं अब आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके फाइब्रोइड्स वापस आ गए हैं। पर संगत जी उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन किया था, कि कितने साल गुरुजी ने
ने मुझे विदाउट प्रॉब्लम रखा। फिर बाद में जब मैं डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कट नहीं लगाऊंगा और ना मैं ओपन सर्जरी करूंगा और ना मैं लेप्रोस्कोपी करूंगा, एंड आई विल डू इट लाइक अ नॉर्मल डिलीवरी। मतलब उन्होंने कहा संगत जी कि मैं ये ऑपरेशन इस प्रकार से करूंगा कि जैसे कि एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। और संगत जी जो डॉक्टर थे वो अपने इस काम में बहुत फेमस थे, माहिर थे और स्किल्ड थे। हालांकि ये मेरे केस में इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरे जो फाइब्रॉइड्स थे वो बहुत बड़े थे, लार्ज थे। तो जब डॉक्टर बोल रहे थे तो संगत जी वो डॉक्टर की आवाज नहीं थी, वो गुरुजी की आवाज थी। कि वो जब वो बोल रहे थे कि मैं आपका ऑपरेशन बिना कट के करूंगा और गुरुजी एक बार मेरा ऑपरेशन कर चुके हैं, तो तब मेरे दिमाग में यही चला कि अब मुझे कट नहीं लगेगा। और ऐसा ही हुआ, मेरा ऑपरेशन बिना कट के हुआ। और मेरे ऑपरेशन में करते करते काफी टाइम हो गया था, तो बाकी डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप एक काम करो, आप इसकी सर्जरी कर दो, इसका ऑपरेशन कर दो, कट लगा दो। तो उन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने इसको प्रॉमिस किया है इस लड़की को, मैं कट नहीं लगाऊंगा। एंड फाइनली ही वॉज एबल टू डू द सर्जरी जैसा वो चाहते थे। और संगत जी गुरुजी मुझे एक बार ट्रीट कर चुके थे, तो इट वॉज गुरुजीज हैंड इन फॉर्म ऑफ डॉक्टर। और उसके बाद मेरा हीलिंग इतना फास्ट हुआ संगत जी, मुझे सिर्फ कुछ ही दिन का एंटीबायोटिक्स खाना पड़ा और संगत जी मैंने बहुत फास्ट रिकवरी की और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो गया एंड आई वॉज बैक टू नॉर्मल। सो आई थैंक यू गुरुजी सो मच। और जो आपने एक बार कृपा कर दी है हमारे ऊपर वो हमेशा ही बनी रहेगी। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना इतना ब्लेस किया। संगत जी सत्संग अभी और भी है, लेकिन जब भी मुझे गुरुजी आज्ञा देंगे मैं और आगे सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक राज्य के राजा को जो कोई भी मिलता था सभी से कुछ न कुछ पूछकर सीखता ही रहता था और अपने ही स्वभाव के कारण उसने काफी कम उम्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव ग्रहण कर लिया था। सीखते रहने की इस प्रवृत्ति के कारण वह हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ पूछता रहता था। एक बार राजा राज्य भ्रमण के लिए वेश बदलकर अपने महल से बाहर गया। उसे महल के बाहर ही एक वृद्ध किसान मिल गया। किसान के बाल पक गए थे लेकिन शरीर में अभी भी जवानों जैसी चेतना विद्यमान थी। किसान की चेतना का रहस्य जानने और पूछने की अपनी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसने वृद्ध से पूछा, महानुभाव आपकी आयु कितनी होगी? वृद्ध ने राजा को मुस्कान भरी दृष्टि से देखा और बोला, कुल 4 वर्ष। राजा किसान की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। राजा ने सोचा वृद्ध शायद मजाक कर रहा है, इसलिए राजा ने दोबारा किसान से वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार भी किसान ने वही जवाब दिया। किसान का जवाब सुनकर राजा क्रोध से भर गया। एक बार तो विचार आया कि वृद्ध किसान को बता दिया जाए कि वह कोई आम आदमी नहीं वरन वेश बदलकर आया हुआ इस राज्य का राजा है। लेकिन फिर राजा को अपने गुरुवर की कही बात याद आई कि क्रोध और उत्तेजित हो उठने वाले व्यक्ति कभी भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। यह सोचकर राजा का क्रोध वहीं शांत हो गया। अब राजा ने नए सिरे से पूछा, पितामह आपके बाल पक गए हैं, आप लाठी लेकर चल रहे हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है। मेरा अनुमान है कि आप 80 वर्ष से कम के ना होंगे, लेकिन फिर भी आपकी उम्र महज 4 साल बता रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी उम्र 80 वर्ष ही है, किंतु मैंने अपनी जिंदगी के 76 साल धन कमाने, ब्याह शादी करने और बच्चे पैदा करने में गवा दिया। ऐसा जीवन तो कोई पशु भी जी सकता है, इसलिए मैं उसे जीवन नहीं मानता हूँ। ये बात मुझे 4 साल पहले समझ आई और मैंने अपना जीवन ईश्वर उपासना, जप तप, करुणा और सेवा में लगा दिया है। इसलिए मैं अपने आप को महज 4 साल का ही मानता हूँ। राजा को वृद्ध की बात समझ आ गई और वह राजमहल लौटकर सादगी, सेवा और सज्जनता का जीवन जीने लगा। तो संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, हमें भक्ति से जोड़ा है, हमें सत्संग से जोड़ा है। हमें लगातार भक्ति और सत्संग करते रहना चाहिए और यही भक्ति और सत्संग हमारे जीवन का सही मायना है और हमारे जीवन का सही मायने में अर्थ भक्ति करना, सत्संग करना है, ताकि हम अंत समय में गुरुजी के श्री चरणों में स्थान पा सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।